टीआई पर 10 सवाल हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि एक सवाल पर 5 प्रश्न रहेंगे, एक फिगर पर 5 प्रश्न, ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। अब देखिए ये कैसे बनता है, हमने जिस हिसाब से परसेप्शन बनाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसा ही पेपर आपको फेस करने को मिलेगा। सवालों का स्तर ठीक-ठाक रहेगा, सवाल मुख्य परीक्षा के हैं। अगर आप इसकी प्रारंभिक परीक्षा के भी सवालों को कंसीडर करेंगे तो बहुत ही सामान्य सवाल नहीं आते। आप चाहे पेट का पेपर दे चुके हैं तो आपको समझ में आता होगा। इसलिए सवालों के स्तर को बिल्कुल हम गिरा नहीं सकते हैं। एक बैलेंस सेट आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट का हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। 2 पाई चार्ट आपको दिख रहा है, 2 फिगर आपको दिख रहा है? नहीं, यस। अध्ययन करना और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 पाई चार्ट 2 अलग-अलग वर्ष 2016 और 2017 में कोई इंफॉर्मेशन कंटेन किया है। पाई चार्ट देखिए, वर्ष 2016 वर्ष 2017 में एक बैग बाजार है। बैग का मार्केट है जहां पर बैग बिकती और बनती होगी। 7 अलग-अलग शहर हैं, ठीक है, में बेचे और सप्लाई किए गए। बात एक ही होता है, बेचना और सप्लाई करना। बेच दिया तो डायरेक्ट कोई ले जा सकता है और सप्लाई करने का मतलब डिलीवरी कर दिया, तो बात वही है। एक बैग बाजार से या में 7 अलग-अलग शहरों में बेचे या सप्लाई किए गए बैगों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। प्रतिशत वितरण, जैसे कहने का अर्थ है कि सन 2016 में अगर कुल बैग जो बेचे गए हैं या सप्लाई किए गए उनकी संख्या 87,600 है, तो कितने बैग दिल्ली में गए हैं, कितने बैग मुंबई में गए हैं, कितने कोटा में गए हैं, नागपुर में गए हैं, रायगढ़ में गए हैं, रायपुर में गए हैं और कलकत्ता में गए हैं। इसकी संख्या हम सन 2016 की निकाल सकते हैं इस डेटा पर आधारित। उसी प्रकार से हम 2017 में भी उन्हीं सभी शहरों में जो परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्योंकि 2016 में कुल जो बैग बेचे या सप्लाई किए गए उनकी संख्या 87,600 है और 2017 की बात किया जाए तो इनकी संख्या 96,900 है। जब मुझे डीआई फेस करनी हो एग्जाम, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि उस फिगर पर कितने सवाल हैं। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने सवाल हैं और यहाँ ये बता भी देता है 31 से 33 मतलब 3 सवाल हैं। तो निश्चित तौर पर हमें निर्देशों को बहुत अच्छे से कंसीडर करना होगा। आपके इस निर्देश को देखकर मैं एक चीज कह सकता हूं, आप जिस शहर का नाम ले लो, अगर आप मुझसे दिल्ली कहेंगे तो मैं दिल्ली को पकड़ लेता हूं। मैं बता सकता हूं कि सन 2016 में दिल्ली में कितने बैग बेचे या सप्लाई किए गए थे, इसकी संख्या निकाल सकते हैं। 26/100 करके हम 87,600 का इसका प्रोडक्ट करेंगे। 0 0 कंप्लीट कैंसिल होगा तो 26 गुणे 876 इतना बैग दिल्ली में बेचा या सप्लाई किया गया था। उसी तरह से अगर मैं 2017 में दिल्ली की तरफ चलता हूं, यही संख्या 29/100 गुणे 96,900 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छी डीआई है। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, आपको अभी थोड़ी देर में सब स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल इसके सामने आता है, 2016 में कोटा में बेचे और सप्लाई किए गए बैगों की कुल संख्या और 2017 में कोटा में बेचे और सप्लाई किए गए बैगों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। आइए देखा जाए। कोटा कहां पर है, आपको दिख रहा है 16%, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। टोटल बैग की संख्या यहां पर लिखना चाहिए था जो 87,600 है, आप सबको बताया था 87,600 है। मुझे 87,600 का 16% करना है क्योंकि कोटा में परसेंटेज 16 का था। ये 0 0 कैंसिल होगा, 16 छक्के 96, 6 हासिल 9, पहाड़ों पर और गुड़े पर, जोड़ पर, घटाने पर कंट्रोल होना चाहिए। 16 छक्के 96 हासिल 9 होता है। 16 सत्ते 112, 112 में 9 जोड़ेंगे तो 121 हासिल 12 होता है। 16 अट्ठे 128, 128 में 12 जोड़ने पर 140 होगा। 14,016 बैग यहाँ पर कोटा में बेचे या सप्लाई किए गए थे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 2017 की, तो 96,900 बैग बेचे या सप्लाई किए गए थे सन 2017 में। 96,900 आंकड़ों को कंसीडर कर लीजिएगा, उसी हिसाब से उत्तर दीजिएगा। चलते हैं पुनः कोटा में, तो कोटा का परसेंटेज इस बार 15 है। मैं 15% अर्थात 15/100 करूंगा। दोनों जीरो खत्म होंगे और सबसे बड़ी बात देखिए, हम अलग अलग निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग हैं, दोनों की संख्या अलग अलग है। अगर आपका उत्तर आ रहा है तो बहुत ही शानदार आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। 15 9 135 हासिल 13 है, 15 छक्के 90, 90 13 103, 3 हासिल 10 हो गया।
15 9 135, 10 145 होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी मैं डीआई कराता हूं तो मैं ऐसा कहीं नहीं कि मैं कैलकुलेट करके रख लेता हूं बगल में, बिल्कुल नहीं करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो मैं फेस कर रहा हूं उसका अनुभव आप मेरे साथ करो, क्योंकि मैं भी आपकी जगह बैठूंगा तो कैलकुलेशन में उलझूंगा और उलझना ही सोल्यूशन मिले देगा आपका, वही सुलझाएगा सुलझाएगा चीजों का। 14,535 यहां पर है और 14,016 वहां पर है। दोनों का अंतर 15 से 6 9 होता है, 9 के साथ विकल्प है, 2 से 1 1 होता है, 1 के साथ यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 519 आपके लिए इस सवाल का सही और परफेक्ट सोल्यूशन डी विकल्प में आपको देखने को मिलेगा। यस, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। 2016 में मुंबई बैग मार्केट में बेचे गए और सप्लाई किए गए बैगों की संख्या। 2016 में हमें कौन सा पकड़ना है? मुंबई को पकड़ना है। उसी तरह से 17 में भी मुंबई बैग मार्केट में बेचे और सप्लाई किए गए बैगों की संख्या का अनुपात पूछा है। अब अनुपात के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहिए था 87,600 फिगर में हर बार लिखना चाहिए। यहाँ पर टोटल 2016 में 87,600 था, आप सबको पता है, और यहाँ पर 96,900 था, ये भी हमको पता है। इसको हम लिखे रहे तो कन्फर्म रहेगा, ठीक है। 96,900 था, आप चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, कन्फर्म रहे जिससे। अब हम दोनों में मुंबई शहर को पकड़ते हैं, इसका भी मुंबई शहर और इसका भी मुंबई शहर। यहां से हमको क्योंकि रेशियो निकालना है, तो रेशियो में कभी भी तुरंत की तुरंत वैल्यू मत किया करिए। इसका मैं करूंगा 21%, ध्यान दीजिएगा, और इसका मैं करूंगा, क्यों, मुंबई का यहाँ 21% है, यहाँ पर मुंबई का है 20%। तो अब इसी हिसाब से देखिए कैलकुलेट किया जाए, और आपको रेशियो ही पता करना है, तो इसलिए बहुत टेंशन की बात नहीं, परसेंटेज से निपट जाएगा। 2 जीरो इसके ऐसे चले जाएंगे। यस, बिल्कुल चला गया। अभी देख सकते हैं हमारे पास क्या स्थिति है। जैसे 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 होगा, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 एक के 4, 4 नवा 36, 219 हो गया। 21 है, और वहां पर आप देख सकते हैं 21 चौके 84, 84 के बाद हम जो पॉसिबिलिटी, जो कैंसिल होने की स्थिति बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम कैंसिल करें। जैसे 3 से कट सकता है, 3 7 21 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है। अब आप गुणा करके देख सकते हैं, क्योंकि अब आगे तो मुझे कुछ कैंसिल नजर होता नहीं जा रहा है। 7 9 में 63, 3 हासिल 6 होता है, 7 1 के 7, 7 6 13 की 3 हासिल पुनः 1, 7 दूना 14 1, 1533 हो गया। इधर ही 5 तिया 15, 5 दूना 10 1 11, 5 तिया 15 1 16, 1615। तो 1533 और 1615 जो आपको पहले विकल्प में दिख रहा है, यही इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। सीधा सीधा यहाँ पर कंपेयर करना है। देखो, आपको क्या करना चाहिए ना, जब आपके सामने सवाल आए तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोशिश करना चाहिए, कोशिश करके आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। और आपके देखिए लगातार आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा, कई लोगों ने बढ़िया प्रयास किया। बस मेरे सजेशन यही है कि आप निकालने मत लगिए, ये अलग अलग निकाल के चले काटने चले, स्टेटमेंट का उपयोग करिए, स्टेटमेंट से निर्धारित करिए, वही सबसे परफेक्ट और उचित तरीका होगा। 2016 में रायपुर में बेचे और सप्लाई किए गए बैगों की कुल संख्या, किसकी बात करा? 2016। फिर से देखिए, इस डेटा को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी ये सेट हो पाएगा। 87,600 यहां पर था, 87,600 यहां पर था, और 96,900 यहां पर था। ठीक है, ये आपको पता है 2016 का और 17 का टोटल बैग अमाउंट कितना था। 2016 में रायपुर की बात कर रहे हैं, रायपुर जो आपके सामने देखिए 5% लटका हुआ है, इसकी बात करेंगे तो इसका 5% है, करेक्ट है। बाकी पढ़ लेते हैं। 2017 में भी रायपुर में बेचे और सप्लाई किए गए कुल बैगों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो मुझे इस मान को देखिए, जब जब परसेंटेज निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, तब तब मान की जरूरत नहीं है। आप इसका 5% करिए, इसका 5% करिए, और यहां पर रायपुर है 6%, तो आप इसका 6% कर दीजिए। जैसे अभी रेशियो किया था, सेम वही प्रोसेस यहां होने जा रहा है। परसेंटेज से खत्म हो गया, 2 जीरो से खत्म हो गया। और पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, जो कटने टने की, 7 6 13 8 21, 3 से कट रहा है, बिल्कुल 3 से कट सकता है। 9 से भी पॉसिबिलिटी शायद बन जाए, पहले चल देखते हैं। देखिए यहां पर चेक करा जाए, 3 दूना 6 होता है, 3 9 27, पहले जितना संभव उतना सरल करिए। 3 दूना 6, 3 9 27, 3 दूना 6 होता है, गुड़े आपके पास 5 है। यहाँ पर 3 तिया 9 हुआ, 3 दूना 6, 3 तिया 9 होता है, गुड़े आपके पास 6 है, और 9 2 11 2 13। बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कटने पिटने की स्थिति है। अगर नहीं है तो आपको दिखना है कि इसको मुझे परसेंटेज में बनाना है। देखिए, कुल संख्या 17 में रायपुर में बेचे गए कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, इस वैल्यू को मुझे परसेंट में बनाना है, इसका बनाना है। तो जिसको परसेंट में बनाना होता है, जैसे मुझे इसको प्रतिशत में बनाना है, तो प्रतिशत में जिसको बनाना है 292 गुड़े 5 है, इसको गुड़े 100 कर दीजिए, बटा जिसका बनाना है उससे भाग करें, अर्थात 323
गुणे आपके पास 6 हैं। अब आप अगर सोचोगे तो आपको नियरर आंसर दिखेगा, नियरर आंसर दिखेगा, बट नियरर आंसर यहां सब इतने क्लोजर हैं कि बहुत रिस्क नहीं लिया जा सकता, बहुत रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जा सकता है, बस थोड़े बहुत से कुछ होने वाला नहीं। आप देख पा रहे हैं, जैसे किसकी बात किया जाए, 5 दूना 10 है, 5 9 45 एक 46 है, 5 दूना 10, 10 4 14 है। अब सोचिए 14 के बाद ये 2 जीरो और आ जाएगा। 6 तरीक 18 है, 6 दूना 12 है, 12 एक 13 की 3 हासिल 1 है, 6 तरीक 18 एक 1938 से अगर मैं इसको भाग करूंगा कितने को, इतने को, तो कितना बार जाएगा, क्या 7 बार जाएगा? तो भाई भाग करने पर मैंने जब कोशिश किया तो 7 अठे 56, 7 तरीक 21, 21 5 26, 6 हासिल 2, 7 9 63, 63 2 65, 5 हासिल 6, 7 1 के 7 6 13 हो रहा है। तो 7 बार तो जा रहा है भाई, 7 बार जा तो रहा है। जैसे अगर आपने इसको नोटिस किया तो 14 कितना है, अब आप देखिए यहीं पर 14 6 के बाद 000 है, और आप भाग कर रहे हैं 6 तरीक 18, 6 दूना 12 एक 13, 6 तरीक 18 19, 1938 से। कटने को अभी एक आध स्टेप पे कट सकता है, बट हम काट नहीं रहे हैं, और आप में से मैक्सिमम लोग हमें ई विकल्प बता रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर आंसर, चलिए मैक्सिमम लोग का ई विकल्प आ रहा है। मैं इसको 7 बार जब लेकर गया तो 7 अठे 56 होता है भाई, 1460 तो लिखेंगे इसको, 7 अठे 56, 6 हासिल 5, 7 तरीक 21, 21 5 26, 6 हासिल 2, 7 9 में 63, 2 65 की 5 हासिल 6, 7 1 के 7 6 13। तो जा तो रहा है 7 के साथ, 8 कैसे हो गया आपका? बिल्कुल आपका जा रहा है और आंसर आएगा। ई विकल्प नहीं हो रहा है, कैंसिल करने की सही तरीका फॉलो करिए, ई विकल्प को आप जिद मत पकड़ लीजिए सब लोग एक तरफ से। अप्रॉक्स 70 के साथ 7 से जब सेट हो रहा है, 10 से 6 4, 9 से 6 3, और 5 से 0 कर दीजिए इसको, 4 से 3 1 हो गया, 0 कर दीजिए। अब देखिए कितना विकल्प जाता है। अब अगर मैं इसको लेकर चलता हूं तो मेरे ख्याल से ये 4 जा सकता है या 5 जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही क्लोजर हैं, बहुत ही मतलब अजीब से हैं। अगर 5 करता हूं, देखिए 5 अठे 40 और 5 तिया 15, 5 अठे 40 शून्य हासिल 4, 5 तिया 15 4 19 की 9 हासिल 1 होता है, 5 9 45 1 46 हासिल 4, 5 1 के 5 5 4 9, तो 75 समथिंग करके हो रहा है। अब 75 समथिंग इसमें है नहीं कहीं पर, ये 72.4 है, 73.8 है, 77.2 है, फला है। बात यहाँ समस्या इस बात की है क्योंकि इसने कहा है लगभग। अब लगभग में ये लोग भी ऐसे हैं कि सब डेसिमल में हैं, डेसिमल में है। अगर ये लोग पूर्णांक में होते तो जो सबसे नजदीक होता उसी को उत्तर मान लेते, बट जब खुद ये बेचारे डिस्टर्ब हैं तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, और सच में हम ई विकल्प को ही प्रेफर करेंगे। अगर आपने ई विकल्प लगाया है तो परफेक्ट लगाया है, सही है, ई विकल्प ही रहेगा। 75 समथिंग करके आ रहा है जो कि किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। हाँ, अगर उसने लगभग कहा था मेरा 71 73 72 समथिंग करके आता तो उसी हिसाब से यस बिल्कुल हाँ ई ही होगा, ई ही होगा। बट ऐसे सवालों में बड़ी सावधानी दिखानी पड़ेगी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। अगर आपका 75 समथिंग करके आ रहा तो ये लोग पूर्णांक होते और यही लिखा होता लगभग पूर्णांक में कितना है, तो आपको जाना पड़ता उस डेटा के पास जो सबसे नजदीक उसका था, उसी अकॉर्डिंग आंसर आता। चलो नेक्स्ट अपना देखिए, बड़ा शानदार सा सवाल आपके सामने आ रहा है, इसको भी थोड़ा फोकस करिए। 34 से 36 दिए गए टेबल चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। मतलब 3 सवाल इसमें भी है और 3 सवालों को हम टारगेट कर रहे हैं, उसके अनुसार दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। साथ ही देखिए देखिए नीचे दिया गया टेबल अलग अलग दुकानों में मौजूद विभिन्न वस्तुओं की संख्या और उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाता है। ये शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ठीक है, दुकानें हैं, और एक टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है जो उनके पास यहाँ पर वस्तुएं हैं उनको दिखाया है। जैसे दुकान ए के पास 5000 सामान है, अभी आगे मैंने पढ़ा नहीं। सामानों की 3 कैटेगरी है, एसी है, कूलर है, फैन है, जो गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनका अनुपात 4:5:1 है। अगर कोई जाता है एसी खरीदने तो एक एसी मिलती है 8000 की, जबकि सोचो उल्टा रेट लिखा है। कूलर 25000 का डाल दिया, और चलो हो सकता है कोई हाई फाई कूलर होगा लेकिन ये उल्टा लिख दिया है। बट इस पर मत जाइएगा कि एसी का रेट ज्यादा होता है, कूलर जो दिया उसी को मानेंगे। और फैन का रेट 8000, सोचो एसी से ज्यादा तो पंखे का रेट यहाँ लिखा हुआ है, बट जो लिखा है हम उसी को फॉलो कर सकते हैं, हम अपने मन से कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूं, जैसे मुझसे कोई पूछे दुकान ए पर कितनी एसी यहाँ पर है, ठीक है, कितनी एसी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनिए, टोटल संख्या कितनी है? 5000। अनुपातों की बात 4 5 और 1 का अनुपात है। एसी की संख्या अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एसी कहूंगा 4 है, 4 5 9 1 टोटल 10 है, ठीक है। ये टोटल कहां से है? 10 से है, और इसकी संख्या कितनी है? 5000। 5000 है, एक खत्म हुआ 5, अर्थात एसी की संख्या इसके अकॉर्डिंग 2000 है।
2000 एसी है। अगर वह सभी एसी को बेचेगा तो एक एसी का रेट 8000 है, एक एसी का रेट 8000 है। सभी एसी को बेचेगा तो 2000 गुणे आपको 8000 करना होगा। इससे 16 बना, 16 के बाद 3 और 3 और 0, इतना पैसा एसी को बेच करके कमाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ऐसे हर जगह से आप प्रत्येक प्रकार की वस्तु को अलग अलग दुकान से निर्धारित कर सकते हो और उनकी बिक्री प्राइस के हिसाब से उसकी टोटल वैल्यू भी बता सकते हो। इस प्रकार से आप सभी के सामने हर चीज को प्रेजेंट किया गया है। आप जिस दुकान पर मुझे ले चलना चाहो ले चलो। मुझसे अगर आप पूछना चाहोगे कि इस दुकान पर पंखे की संख्या कितनी है और एक पंखे के रेट के हिसाब से इसका टोटल अमाउंट कितना होगा, इतनी गणित मुझे आती है कि मैं उसको कैलकुलेट करके बता दूंगा। करेक्ट है ना? यस, इतनी चीजें कन्फर्म है सबको, किसी को समस्या नहीं है। आई होप सबको स्पष्ट हो रहा होगा, सब लोग बताते चले, श्योर करते चले। अब हम चलते हैं सवाल पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सवाल हल करना। जब हम सवाल पर आ गए तो सवाल क्या कहता है कि सभी दुकानों से मिलाकर कुल पंखे की संख्या। अब सवाल लंबा थोड़ा हो गया, बट ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग इससे लंबे लंबे सवालों को हल करते हैं। सभी दुकानों की संख्या टोटल 6 है, तो कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, बट हम पंखे की संख्या निकालने जा रहे हैं। हम आपको पंखे की संख्या बताते हैं कि सभी दुकानों से मिलाकर कुल पंखों की संख्या बताओ कितनी है। देखिए हम फटाफट करके देते हैं आपको, कैसे करा जाएगा सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हम अगर किसी की दुकान, चलिए हम दुकान ए पर आ रहे हैं भाई, सब लोग मेरी बात को नोटिस करो। पंखा यहां पर है, पहले आप अनुपाती पदों को जोड़ो, 4 5 9 1 10, 10 से इसको भाग करो, 500 हुआ, 500 का 1 से गुणा कर दे, 500। कितने पंखे? 500। देखिए कितना बढ़िया किया, सभी अनुपाती पदों को जोड़ा, जोड़कर इससे भाग किया, जो आया मैंने 1 से गुणा किया, तो पंखे पहली दुकान पे 500। दूसरी पर चलते हैं, 3 2 5 4 9 है, 9 से इसको भाग करेंगे 200 आएगा। कितना आएगा? 200। अब 200 को 4 से गुणा कर दे, 800 पंखे हैं, 800 पंखे हैं। ध्यान दीजिए, कंफर्म होगा और मेरे साथ ही करिए, या तो कर रहा है तो बताइए। 6 4 10 7 6 4 10 7 17, 17 दूना 34, ये भी 200 हुआ। 200 गुणे 700 कर दे, 7 कर दे, 1400 पंखे हो गए। इधर आइए, 4 2 6 6 3 9 होता है, 9 चौके 36 से 400 हो गया। 400 गुणे 3 कर दीजिए, 400 गुणे 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1200 हो गया। ठीक है, 5 1 6 6 4 10 है, 10 से भाग करेंगे 400 होगा। 400 गुणे 4 कर दे, 1600 पंखे हैं इस दुकान पर। 2 4 6 6 5 11 से भाग करेंगे तो 11 इग्रहम में होता है, 11 110 आएगा, 110 आएगा ना, 11 इग्रहम में होता है, आप सबको पता है। ठीक है, 110 को 5 से गुणा कर दे, 550 होगा। टोटल पंखे जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने पंखे हैं। आइए जुड़वा देता हूं, जोड़ना भी आपको सिखा दूं, कोई ऐसी बात नहीं है। 1000 2000 3000, 3000 पहले रख लीजिए। 5 8 13, 13 4 17, 2 19, 19 6 25, 25 5 3, 25 5 3, तो अर्थात 3000 फिर हो गया, 3000 हो गया। और कहीं कुछ फंसा है? 50 और है, इसका मतलब 6050। सभी दुकानों में पंखे कितने भैया? सभी दुकानों में पंखे हैं 6050। और आप सबने हमसे पहले बताया है, ये आपके लिए मतलब मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है, इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। आपने सबने बहुत शानदार किया था। कुल पंखे 6050 है सभी दुकानों से, और इतना इफर्ट आपको करना पड़ेगा। किसी को ना आ रहा हो तो प्लीज बताते चले। आई होप आप सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं। दुकान डी से, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकान डी से कूलर द्वारा प्राप्त कुल आय का प्रतिशत बता दो कितना है। दुकान डी से, अब हम दुकान केवल डी में हैं, इसलिए यह सवाल थोड़ा सा आसान हो गया, बहुत नहीं बट थोड़ा सा आसान हो गया। दरअसल उसने ये कहा कि चलो बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, जो कूलर है, कूलर कह रहा ना, कूलर द्वारा प्राप्त जो आय है, संख्या की बात नहीं कर रहा है, कूलर से जो प्राप्त आय है उसका कुल प्रतिशत बता दो कितना होगा। मुझे यहां पर इसका मतलब है कि मुझे एसी की भी आय चाहिए, कूलर की भी आय चाहिए और पंखे की भी आय चाहिए। आय कहां से निकलेगी? रेट से, रेट से निकलेगी, रेट से निकलेगी। और रेट से निकलेगी तो हमें जो है सबकी आय निकालकर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके हमें बताना पड़ेगा कि हम कूलर से कितना कमाते हैं, जो कूलर की कमाई है सभी की कमाई से कितने प्रतिशत है, सभी की कमाई की कितने प्रतिशत है। सुनो कैसे हो सकता है, अगर यहां पर आप चलोगे और सोचोगे, चले सबसे पहले एसी बताएं कितनी है, एसी का दाम बताएं कितना है, पंखा कूलर कितना है, कूलर का दाम बताएं, पंखा बताएं, पंखे का दाम बताएं।
कूलर का दाम निकाले, सभी दाम को जोड़ें, कूलर के दाम को 100 से गुणा करके सभी दाम से घटाएं, सभी दाम से भाग करें तो परसेंटेज आएगा। भाई ऐसे में तो पूरा समय निकल जाएगा। क्योंकि एक बात अच्छी है कि सभी का बेस 3600 है, तो इस 3600 को दिमाग से अब भूल जाइए। सबका बेस सेम है, इसलिए टेंशन फ्री है। मैं क्या करता हूं, समझ गया, चाहे जब एसी आएगा तब भी 42639 से आएगा, चाहे कूलर आएगा तब भी 42639 से आएगा, कोई भी आएगा तो इसी टोटल से तो आएगा। जब हम इनकी प्राइजेस जाके देखने शुरू किए तो सबसे पहले 3 जीरो गायब कर दीजिए, कर दिया। एसी की प्राइस होगी 12 चौके 48, मैं इतना मानूंगा। कूलर की प्राइस होगी 32 दूना 64, पंखे की प्राइस होगी 8 त्रिक 24। ये एसी का है, ये कूलर का है और ये फैन का है। मुझे बताना है कि हमारा जो कूलर है वो संपूर्ण की प्राइस का कितना प्रतिशत है। ये हमारा 64 है, 64 गुणे 100 किया बटा संपूर्ण जोड़ो, इनको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 8 4 12 4 4 4 8 6 8 8 16 6 कर दिया, 6 2 8 8 4 12 1 13 कर दिया, 136। 4 से कट रहा है, 4 9 4 3 12 4 चौके 16, 4 से 16 चौके 64 होता है, 2 से और कर दे 17 होता है, 50 हो गया, 17 पचे 16 पंचे 80, 800 हो गया, 800 को 17 से भाग किए, 17 चौके 68 होता है, 12 बचा 20, 17 सत्ते 119, 47 समथिंग करके हो रहा है। तो पहला विकल्प मैं ले रहा हूं इस सवाल के राइट सोल्यूशन के लिए। बहुत बढ़िया। यूनिट डिजिट के चक्कर में मत पड़ना, इतना कंफ्यूज कर देगा ना, हम सांस नहीं लेते यूनिट डिजिट का, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप सब लोग ना जितना बताऊं उतना फोकस करिए, फालतू की इधर उधर चक्कर में पड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रिस्क और एक्सपेरिमेंट उतना ही करिए जितना हम सजेस्ट करें आपको। अपने मन से कुछ मत करिए, अपने मन से बस आप इफर्ट करिए और कुछ नहीं। जो सजेशंस दूं, जैसे प्लान बताऊं उसको सुनिए, 2 बार देखिए, समझिए, रिपीट करिए, रिवाइज करिए, बस इतना करिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दुकान सी द्वारा अर्जित कुल आय बताओ कितनी है। दुकान सी द्वारा कुल कितना पैसा कमाया गया। आइए निकलवाते हैं दुकान सी का पैसा क्या जाता है। ए है सी अपनी। चलिए हम इसके लिए संख्या पहले सोचेंगे। देखो हम 6 4 10 7 17, 17 दूना 34, यहां 200 हो जाएगा, यहां 17 हो रहा जुड़ करके ना, जुड़िए, 17 से इसको भाग करिए 200। अब 200 गुणे 6 कर दीजिए तो 1200 है, 200 गुणे 4 कर दीजिए 800 है, 200 गुणे 7 करिए 1400 है। आइए पैसा निकाला जाए। इसका रेट कितना है, 6000, गुणे 6000 करिए। ठीक है, इसका रेट कितना है, 42000। यहाँ जैसे जो सवाल बनाया, कूलर को एसी से इतना महंगा कर दिया है, इसको उल्टा करना चाहिए था। लेकिन अब जो बनाया है भाई हम क्या करेंगे, हमारे बस का थोड़ी है। हम जो बनाया भाई हमने एग्जैक्टली एग्जाम से उठवाया इसको, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1400 गुणे 15 कर दीजिए, 15000 कर दीजिए। बट ये सही है, हम कोई गलती नहीं मानते हैं इसको, ये मानते हैं कि ऐसे ही तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है और एग्जामिनर का उद्देश्य केवल और केवल आपको कंफ्यूज करना है। वो कतई नहीं चाहेगा कि आप अच्छे से कराएं, हम हमेशा चाहेंगे कि आप अच्छा करें। एग्जामिनर हमेशा चाहेगा कि आप गलत करें। 12 छंगे 72, 72 के बाद 3 और 3 के बाद 2 जीरो, इतना पैसा मिला कूलर से, एसी से, इसकी बात करिए। 3 और 2 5 जीरो हो गए और 8 दूना 16, 8 चौके 32, 1 33, ये हो गया आपको मिला एसी से। ठीक है, 3 और 2 15 चौके 60 है, 15 के 15 6 21 है, ये पैसा यहां से मिला। सब में देखो 5 जीरो 5 जीरो और इसमें भैया 6 जीरो है। जोड़ लीजिए टोटल कितना हो रहा है, जोड़ के बताओ। बिल्कुल ये आपका पैसा यही हो रहा है, टोटल जोड़ी, इन सब तीनों को जोड़ सकते हैं आप लोग, यहां पर जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल यही पैसा आपका आ रहा है। इसको काउंट करो, गिनो, इतना पैसा आपको कमाना है जीवन में लेखपाल बनने के बाद। एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अगर कमाया इतना पैसा तो सही नहीं होगा, समझ लो। जो सैलरी है उसमें केवल सोचना, ठीक है, बेईमानी बिल्कुल मत करना कि इधर की जमीन उसकी कर दूं, उधर की जमीन उसकी कर दूं और इतना पैसा कमा ले। गिन लीजिए कितना पैसा है, ठीक है, बस गिनिएगा, देखिएगा और बस इतना ही करना है आपको। कमाना उमाना ठीक है, लेखपाल की नौकरी से इतना कोई पैसा कमा नहीं सकता और जो कमाया वो सही नहीं आदमी है, समझ लीजिएगा। हाँ चलो नेक्स्ट, 37 से 39, यहां पर 2 सवाल, 37 सॉरी 3 सवाल है, 3 सवाल है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा अच्छी टेबल है और आसान है, मतलब इसको लेकर के हम काफी, जी बिल्कुल हाँ। चलिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए लाइन ग्राफ एक कंपनी के 2015-16, 2020-21 तक के, 2015-16 से लेके 2020-21 तक के
व्यय, व्यय मतलब उसने कितना खर्च किया था और कितना लाभ कमाया है। ठीक है, कितना लाभ कमाया है। इसके पहले बस इतनी बातें जान लीजिएगा कि कंपनी पहले खर्च करती है, खर्च करती है, ध्यान देना, कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बार बताया हूं। फिर कंपनी आय अर्जित करती है। कंपनी मतलब दुकानदार की तरह सोचो, दुकानदार पहले खर्च करता है, खर्च को ही निवेश कहते हैं, लागत कहते हैं, जो आप समझना हो समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेचती है, बिक्री इसी को कहते हैं, चाहे आय कमाना हुआ चाहे बिक्री करना हुआ। अगर दुकानदार की आय ग्रेटर देन खर्च है तब दुकानदार को लाभ होगा। ठीक है, तब दुकानदार को लाभ होगा। तो हम एक बात तो समझ गए कि अगर मैं लाभ प्लस खर्च को, लाभ प्लस खर्च को जोड़ता हूं तो दुकानदार की आय होगी। इतनी बातें आपको समझना है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखा जाए। यहां एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च है, कितना दुकानदार ने लागत लगाई है और कितना लाभ कमाया है। ठीक है, खर्च प्लस लाभ बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो जाकर के दुकानदार की आय जनरेट होगी, तो दुकानदार की आय जनरेट होगी। आइए देखते हैं। जैसे इसने 15-16 में, ध्यान देना कि सब रुपए में दिया गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं। हम इसको देखकर सोच रहे थे परसेंटेज है, बट साफ साफ इसने लिखा है कि व्यय रुपए में दिया है, अमाउंट को रुपए में दिया है। एक्सपेंडिचर उसने 20 रुपए अगर खर्च किए तो 5 रुपए लाभ के तौर पर कमाया, अर्थात उसकी आय, आय कितनी रही होगी बताइए, आय रही होगी 25 की। मतलब 20 रुपए का लागत लगाया, 20 रुपए का सामान उसने खरीदा, 5 रुपया का लाभ लिया और 25 रुपए में बेच दिया। यहां एक छोटी सी टेंशन है, 40 रुपया बेचारे ने लगाया था, 10 रुपए का घाटा पाया, और 10 रुपए का जब घाटा पाया तो उसकी आय कितनी हो गई होगी बताओ, 30 रुपए। मतलब बेचारा 40 लगा रहा है, 10 रुपए के नुकसान पर 30 रुपए में बेच, आय मतलब बिक्री, आय मतलब बिक्री, ध्यान देना, नहीं तो नहीं लोग समझ नहीं पाते कि आय को बिक्री कैसे कह सकते हैं। ये सब की डिटेल्स दे रखा है, इसको जरूर पढ़ लेना 17-18 वाला, सवाल हो या ना हो बट जान लीजिएगा आप सभी लोग इस बात को, इस पॉइंट को। करेक्ट है, यस। चलो यहां तक अगर समझ में आया तो फिर सवाल आसान हो जाएगा। कंपनी की आय किस वर्ष सबसे अधिक थी? विकल्प में 15-16, 16-17, 17-18, 20-21 और 18-19। मतलब 18-19 सब तो दिया है, 15-16, ठीक है, 16-17, 16-17, 17-18, 17-18, 18-19, 18-19 और 20-21, मतलब 19-20 को छोड़कर सब दिया है, 19-20 को छोड़कर सब दिया है। तो यहां इसकी आय होगी 25, यहां इसकी आय होगी 40, यहां पर इसकी आय थी 30। ठीक है, यहां पर आय थी 30 और यहां पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ बेचारे को, 40 है, और फाइनली यहां पर उसकी आय कितनी है बताएं, 60 है। तो आप खुद सोच करके बताएं कि उसकी आय सर्वाधिक कब थी, उसकी आय सर्वाधिक कब थी बताएं, चेक कर लीजिए। 60, 40, 30, 40, 25 तो 60 होगी ना, तो 60 कहां पर है आप बताओ, 60 है सन 2020-21 में। तो 20-21 आप लगा दीजिए, इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा 20-21 करेक्ट होगा, 20-21 करेक्ट आंसर होगा, डी विकल्प, यस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी की आय में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? मतलब आपको यह बताना है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि, आय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी ए की आय, तो हमको सबकी आय लिख लेना है। इसकी आय यहां 25 होगी, इसकी आय यहां 40 होगी, समझ रहे ना, यस। इसकी आय यहां 30 होगी, 30 होगी, इसकी आय यहां 40 होगी, करेक्ट है, 40 होगी, इसकी आय 30 होगी, इसकी आय 60 होगी। अब आपको यह देखना है कि किस साल पिछले वर्ष की तुलना में आय में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम 20-21 में आ रहे हैं, 20-21 में 30 से 60 हुआ, 30 से 60 का मतलब 30 जुड़ा था, और 30 कहां से जुड़ा था, 30 से जुड़ा था, तो 30 गुणे 100/30, मतलब आप ऐसे देखा करो तो आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहां पर 30/30, मतलब 30 बड़ा है, 30 से बड़ा है, ठीक है। जबकि 18-19 की बात करिए तो 18-19 में 30 से 40 हुआ है, तो 10 बड़ा है, 30 से बड़ा है, 10 बड़ा है, 30 से बड़ा है। 16-17 की बात करिए तो 16-17 में यहां 40 से 25 से बड़ा है, मतलब 15 बड़ा है, 25 से बड़ा है, 15 बड़ा है, 25 से बड़ा है। एकदम साफ साफ दिख रहा है भैया, यहाँ 100 अर्थात 1 की वृद्धि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% का इंक्रीज 20-21 में हो रहा है, 100% का इंक्रीज 20-21 में हो रहा है, इससे बड़ा कहीं पर इंक्रीज है ही नहीं है।
इसलिए हम साफ साफ इसी को एकदम बराबर सोच पा रहे हैं और आपको भी यही सोचना चाहिए, कुछ डिफरेंट नहीं सोचना चाहिए। जब जितने हम थे उतने ही बढ़े तो हम 100% तो यही बढ़ रहे हैं ना, एक का मतलब भी वैसे होता है 100%। निम्नलिखित में किन वर्षों में व्यय और लाभ के बीच का अनुपात समान है? व्यय और लाभ, व्यय पहले है और लाभ उसके बाद है। कह रहा किस वर्ष में व्यय और लाभ के बीच का अनुपात समान है। पेयर के हिसाब से चलिएगा, हालांकि रेशियो चाहे तो आप बना सकते हैं सभी का, लेकिन हम पेयर के हिसाब से चलेंगे तो परफेक्ट रहेगा। 15 16 19 20, 15 16 19 20। अब व्यय पहले रखना है तो 20/5 करो, कितना है 20 मैंने क्या बोला, व्यय और लाभ बोला है, तो व्यय है 20 और लाभ है 5, यह रेशियो बनेगा आपका 20/5। 20/5 को आप चाहे तो 4/1 लिख सकते हैं। और हम 19-20 की तरफ चलें तो 19-20 यहां पर है, व्यय है 20 और लाभ है 10, तो ये होगा भैया 2 और 1 का, 2/1 का, तो ये बराबर तो नहीं हुआ। 16-17 में आइए, 16-17 ये है, यहां होगा 30/10, 30/10 का मतलब 3/1। और अगला क्या है 20-21, 20-21 ए है जो कि आपको दिख रहा है 40/20 है, तो 40/20 का मतलब ये आपका 2/1 है, तो 2/1 है तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यह 3/1 हो रहा है या 2/1 हो रहा है। और देख लीजिएगा 18-19, 18-19 आपका ये है, 18-19 ये है, तो यहाँ 40/0 हो रहा है। अब 40/0 तो अनडिफाइंड होता है, रेशियो नहीं बन रहा है। चलिए यहां पर 20-21 है, तो 20-21 में 2 1 का बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 19-20, 19-20 कहां पर है, जहां पर 2 1 का है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, और 20-21 में भी 2 1 का है, तो हम इसके लिए डी विकल्प को प्रेफर कर रहे हैं। तो डी को आप भी प्रेफर करो, यहीं पर रेशियो बराबर है, बाकी कहीं पर रेशियो के बराबर की स्थिति नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा जो कि केसलेट है, केसलेट है, और इस केसलेट को पढ़िए। ऐसे आपको पद्यांश गद्यांश जो हिंदी और इंग्लिश में मिलता था वो यहां मिलने वाला है। मैं इसको समझाता हूं, जी बिल्कुल, आप एकदम कंफर्म करो, श्योर करो हर चीज को। डन है ना? यस। आइए सुनिएगा। 1250 छात्रों के एक समूह का सर्वेक्षण यह जानने के लिए किया गया, 1250 बच्चों को कनेक्ट किया गया, उनके समूह का सर्वेक्षण यह जानने के लिए किया गया उनमें से उन्हें कौन सा खेल पसंद है। उन बच्चों को कौन सा खेल पसंद है। 68% छात्रों को फुटबॉल पसंद है। इस लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें केवल फुटबॉल पसंद है। अगर कहा गया कि मुझे चाय पसंद है, तो मैंने तो मना नहीं किया ना कि मुझे कॉफी नहीं पसंद है। हाँ, अगर मैं कहता कि मुझे केवल चाय पसंद है, तो बात होती कि मैं चाय ही पीऊंगा, कॉफी नहीं। जैसे इसमें लिखा 68% छात्रों को फुटबॉल पसंद है, हो सकता है वो बच्चे क्रिकेट भी खेलते हो, हॉकी भी खेलते हो। 69.6% को क्रिकेट पसंद है, 64% को बैडमिंटन। ये आपकी केवल एक आइडेंटिटी नहीं शो कर रहे हैं। बट अगली लाइंस पर जब हम चलेंगे, इनमें 14.4 को केवल फुटबॉल पसंद है, अब ये केवल फुटबॉल वाले हैं। 16.8 को केवल क्रिकेट पसंद है और 8.8 को केवल बैडमिंटन पसंद है। अब इस जानकारी के आधार पर प्रश्न संख्या जो अपनी 40 है उसका उत्तर हमको देना है। तो बढ़िया सवाल हो गया, बट यहां ये लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं क्या ही बताऊं अब। ठीक है, चलो आइए देखिए, दिए गए खेलों में से कितने प्रतिशत छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एक खेल पसंद है। जिन्हें केवल एक खेल पसंद है, इसकी बात हमें करनी है। तो हमारे खेलों की बात अगर किया जाए तो हमारे पास फुटबॉल है, हमें फुटबॉल, ये लोग कहते भैया हम एक ही खेल खेलेंगे, ठीक है, बाकी में हमारी कोई आपसे दोस्ती नहीं है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, और कौन सा है, और बैडमिंटन है, ठीक है, और बैडमिंटन है। ये आपके 3 खेल हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं। केवल फुटबॉल, ओनली पढ़ना, ओनली, ठीक है, केवल फुटबॉल वालों की संख्या है 14.4, 14.4%। केवल क्रिकेट वालों की संख्या है 16.8%, 16.8 कर दीजिए, ठीक है। और केवल बैडमिंटन वालों की संख्या कितनी है बताएं, 8.8%। न कहा गया, हाँ 8.8%, करेक्ट है, 8.8%। अब इसने हमसे अच्छा एक चीज कहा था, टोटल बच्चे कितने हैं 1250। इस 1250 का यही मान हमको कैलकुलेट करना है। चलो, आप क्योंकि एक ही बेस है तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप हमसे पूछोगे तो हम बता देंगे
हमसे अगर आप पूछोगे तो हम बता देंगे कितने लोग को क्रिकेट पसंद है केवल, कितने लोग को केवल फुटबॉल, कितने लोग को केवल बैडमिंटन पसंद है, हम बता तो सकते हैं। बट इसने हमसे कहा है कि ऐसे बच्चे जिनको, जैसे इसने कहा कितने प्रतिशत छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एक खेल ही पसंद है, ज्यादा से ज्यादा एक खेल ही पसंद है। तो अगर आप चाहो तो इनको जोड़ लो, जोड़ करके निर्धारित कर सकते हो। बट अगर आप देखना चाहें तो ऐसे कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं, अलग अलग भी कर सकते हैं कि यह संख्या कितनी होगी। इस संख्या के लिए पहले इन सबको जोड़ लीजिए। 14, 16, 30, 30, 8, 38, 38 लिख दीजिए। और 8, 8, 16, 4, 20 मतलब 2 होगा 2.0। इसका मतलब है 40% हो गया। 40% 2/5 होता है। करना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कर चुके हैं, हमें कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। ओरल हो रहा है 40%। अगर हम इसको करना ही चाहें तो हम 40% को सही उत्तर ऐसे लगा रहे हैं आपके सामने। संख्या तो पूछा ही नहीं ना, संख्या पूछता तो बात दूसरी होती, अदरवाइज साफ साफ 40% यहां निकालने की हमें जरूरत ही नहीं थी। तो इस प्रश्न का राइट, हमें उस 1250 का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, अगर आपसे पूछता कि कितने ऐसे जिनको केवल फुटबॉल पसंद है, जिनको केवल क्रिकेट पसंद है, तो आप उस परसेंटेज से उसकी वैल्यू निर्धारित करते हैं, अन्यथा इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि आप सभी लोग अपनी पूरी जो है कमिटमेंट के साथ ऐसे सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।